हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है असेसमेंट एंड ऑडिट। इस चैप्टर के अंदर अपने को 8 सेक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें से 6 सेक्शन जो है वो असेसमेंट से रिलेटेड है और 2 सेक्शन जो है वो ऑडिट के रिलेटेड दिए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले असेसमेंट के सेक्शंस देखते हैं। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करना उसको बोलते हैं असेसमेंट। और अलग अलग तरह के असेसमेंट जो हैं वो इस चैप्टर में दिए हुए हैं, जैसे सेल्फ असेसमेंट हो गया, प्रोविजनल असेसमेंट है, समरी असेसमेंट है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। ठीक है। ये तरह के ये सारे असेसमेंट जो है हम लोग आगे चल करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 59, जो बात करता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? देखिए, जीएसटी जो है वो ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रिजीम। ठीक है। ट्रस्ट पर चलता है। तो क्या बोला है कि रजिस्टर्ड पर्सन को जो है अपना टैक्स लाइबिलिटी खुद ही एसरटेन करना है। ठीक है। खुद को ही असेसमेंट करना है और उसके बाद उसको रिटर्न फाइल करना है अंडर सेक्शन 39। ठीक है। सो सेल्फ असेस करके ही रिटर्न जो है फाइल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 60। ये क्या बोलता है? प्रोविजनल असेसमेंट। अब प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है? जब असेसी जो है अगर अपना वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो है, या तो वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है या फिर रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। इन दोनों ही चीजें। हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोविजनल असेसमेंट कब लगेगा? जब या तो वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है या फिर रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर रहा है एसएससी। तो उस केस में जो है वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जाता है। ठीक है। प्रोविजनल असेसमेंट क्या बोलता है कि टैक्सेबल पर्सन क्या करे? सबसे पहले एक एप्लीकेशन फर्निश करेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि मुझे जो है टैक्स पे करना है प्रोविजनल स्कीम के अंदर, और वो अपने जो है रीजंस भी उसमें मेंशन करेगा। ठीक है। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? उसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा या डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, और चाहिए तो वो इन पर्सन भी टैक्सेबल पर्सन को बुला सकता है। ठीक है। और ये सारी चीजों को देखने के बाद वो जो है अपना ऑर्डर देगा विद इन अ पीरियड नॉट लेटर देन 90 डेज। 90 डेज के अंदर अंदर वो अपना जो है एक ऑर्डर पास करेगा। ठीक है। और ऑर्डर में क्या बताएगा? ऑर्डर में बताएगा वैल्यू और द रेट। ठीक है। जो वैल्यू या रेट जो है उस हिसाब से असेसमेंट होगा टू बी अलाउड ऑन प्रोविजनल बेसिस। कौन सा रेट या कौन सा वैल्यू के हिसाब से प्रोविजनल असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है। वो क्या कर सकता है? या तो वो वैल्यू और रेट बता सकता है। दूसरा क्या कर सकता है कि वो अमाउंट फॉर विच द बॉन्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड द सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड। ठीक है। वो क्या कर सकता है? बॉन्ड का अमाउंट बता सकता है कि आप क्या कीजिए, एक बार बॉन्ड अमाउंट भर दीजिए और साथ में कुछ सिक्योरिटी दे दीजिए। ठीक है। और जब भी फाइनल ऑर्डर आएगा उसके बाद में जो है अगर शॉर्ट पेड होगा तो उस हिसाब से देख लेंगे, और एक्सिस पेड हुआ तो वो जो भी होगा नेट ऑफ कर देंगे। ठीक है। दो तरह की चीजें हो सकती है। पहला क्या होता है? या तो वैल्यू और रेट बता दिया कि उसके हिसाब से आप प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए, या फिर बॉन्ड का वैल्यू बता दिया कि आपको कितने अमाउंट का बॉन्ड जो है भरना है। ये अमाउंट जो है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज दी गई है कि द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट कवर्ड अंडर द बॉन्ड। बॉन्ड का जितना भी अमाउंट है, सिक्योरिटी का जो वैल्यू है वो 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपीज का बॉन्ड भरा है, ठीक है, तो जो सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट आप दोगे, उस सिक्योरिटी का वैल्यू 25,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर प्रोविजनल असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दिया और प्रॉपर ऑफिसर ने जो है मेथड बता दिया दोनों ही। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। जब भी फाइनल ऑर्डर आएगा, अब फाइनल ऑर्डर कब आएगा? टाइम लिमिट क्या है? तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ के अंदर अंदर जो है प्रॉपर ऑफिसर जो है फाइनल ऑर्डर दे देगा। और ये जो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकता है जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। जेसी और एसी जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है। और अगर कमिश्नर है तो कमिश्नर उसको और एक्सटेंड कर सकता है फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। टोटल कितना हो गया? 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 4 ईयर्स इक्वल टू 5 ईयर्स। ठीक है। टोटल इसको फाइनल असेसमेंट आने में 5 साल का समय भी लग सकता है। ठीक है। फाइनल ऑर्डर आया, उसके बाद फाइनल असेसमेंट के बाद जो भी अमाउंट आता है, अब क्या हो सकता है? या तो शॉर्ट पे किया होगा आपने, जब प्रोविजनली जब पैसा पे किया, या तो वो शॉर्ट पे किया होगा या फिर एक्सिस पे किया होगा। अगर आपने पहला केस लेते हैं, जब आपने शॉर्ट पे किया है, ठीक है, जो टैक्स पे किया था प्रोविजनल बेसिस पे वो शॉर्ट पे किया है, तो क्या करेंगे? आपको जो जितना पैसा बचा हुआ है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और साथ के साथ उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ठीक है। 18% के हिसाब से जो है आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा साथ में, from the date the tax was due to be paid originally till the date of actual payment। जब उसका एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट था तब से लेकर के
आपने जब फाइनली पेमेंट किया है, ठीक है, सो ये पीरियड तक का जो है आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा टैक्स के साथ साथ, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, जब एक्सेस पे किया है, आपको पे करना था मान लीजिए 1,00,000 रुपीज और आपने पे कर दिया 1,20,000 रुपीज, ठीक है। सो प्रोविजनल बेसिस पे ज्यादा पे कर दिया तो उसका क्या होगा, आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। और रिफंड मिलेगा तो साथ साथ में इंटरेस्ट भी देंगे। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अरे यार ये क्या बात हुई, जब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो 18% चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जब पे कर रहे हैं गवर्नमेंट तब 6% ही कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, गवर्नमेंट है वो ऐसा ही करती है, 6% के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और उसके आगे क्या लिखा है, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, मतलब आपने जब एप्लीकेशन किया, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन किया उसके 60 दिन के बाद से जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू होगा, ठीक है। सो अगर विद इन 60 डेज में अगर आपको पैसा पे कर दिया, रिफंड कर दिया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब 60 दिन के बाद से जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू होगा, टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच टैक्स, जब तक रिफंड मिलेगा, ठीक है। सो फाइनल ऑर्डर आ गया। अब आपको एक्सिस पेड था या शॉर्ट पेड था, जो भी पेमेंट था आपने कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जो आपका जो सिक्योरिटी है वो रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। तो क्या करेगा एप्लीकेंट जो है, वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि भैया आप तो मेरा सिक्योरिटी रिलीज कर दो। और प्रॉपर ऑफिसर जो है वो सारी चीजों को चेक करने के बाद कि अगर आपने जो भी शॉर्ट पेड था तो आपने पेमेंट अगर पूरा कर दिया है और सारी चीजें क्लियर है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर है ऑर्डर पास करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास करेगा और बोलेगा कि भैया जो है सिक्योरिटी रिलीज कर दीजिए, ठीक है। सो ये था अपना सेक्शन नंबर 60। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने इसमें। सेक्शन 16 बात करता है प्रोविजनल असेसमेंट में। प्रोविजनल असेसमेंट कब होगा, जब या तो वैल्यू या रेट दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं या डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, तब असेसी क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फर्निश करेगा प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज के अंदर अंदर जो है ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर में क्या कर सकता है, या तो वैल्यू बताएगा और रेट बता सकते हैं, रेट बताएगा जिसके हिसाब से प्रोविजनल असेसमेंट करना है, या फिर वो बॉन्ड का अमाउंट बता देगा और सिक्योरिटी कितना आपको फर्निश करना है वो बता देगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका फाइनल ऑर्डर आता है, फाइनल ऑर्डर कितने पीरियड में आएगा, 6 मंथ के अंदर अंदर। एक्सटेंशन मिल सकता है अगर एसी जेसी है तो 6 फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ मिल जाएगा, और कमिश्नर है तो वो 4 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है। सो टोटल कितना फाइनल ऑर्डर आने में 5 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट पे किया है तो 18% के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करना आएगा, और अगर एक्सेस पे किया है तो आपको टैक्स रिफंड होगा विद इन और इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%। और वो इंटरेस्ट कब से मिलेगा, एक्सीडिंग 60 डेज, 60 डेज के बाद से, डेट ऑफ एप्लीकेशन के 60 दिन बाद से जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू होगा, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट ऑफ रिफंड, ठीक है। उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी है वो रिलीज हो जाएगा जब आपने पूरा पेमेंट कर दिया है। और रिलीज सिक्योरिटी कितने दिन में रिलीज होगा, तो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा फॉर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 61। ये क्या बात करता है, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। सो स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स क्या होता है, जो भी रिटर्न एक रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है, सो प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट है कि वो कोई भी रिटर्न का स्क्रूटिनी कर सकता है उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए, ठीक है। सो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन मे बी सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटिनी बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू वेरीफाई इट्स करेक्टनेस, ठीक है। सो करेक्टनेस के लिए कोई भी स्क्रूटिनी कर सकता है। अब अगर प्रॉपर ऑफिसर ने कोई स्क्रूटिनी किया, ठीक है, और अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुआ, ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को जो नोटिस देगा और नोटिस में बताएगा कि भैया आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें ये डिस्क्रिपेंसीज हमें फाउंड हुई है। और अगर पॉसिबल हुआ तो वो अमाउंट भी क्वांटिफाई करेगा कि कितना टैक्स हमारे हिसाब से पेबल आ रहा है और इंटरेस्ट कितना है, लेट फी कितना है, तो वो सारी चीजें अगर क्वांटिफाइबल है तो अमाउंट भी बताएगा, ठीक है। सो वो एक नोटिस के थ्रू ये सारी डिस्क्रिपेंसीज बताएगा रजिस्टर्ड पर्सन को, और उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि भैया आप मुझे जवाब दीजिए कि आपका इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में क्या कहना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। सो 30 डेज का समय देता है कि आपको जो है रिप्लाई करना है। अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, उसके पास 30 दिन का टाइम पीरियड दिया है, तो वो क्या करेगा, पहली चीज वो कर सकता है या तो एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी, मतलब जो भी डिस्क्रिपेंसी दिया है, जो भी नोटिस में उसने बोला है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो मान सकता है कि भाई एक्सेप्ट कर लेगा डिस्क्रिपेंसीज कि हाँ भैया मुझसे गलती हो गई, मैं आपने जो भी फाइंड आउट किया है डिस्क्रिपेंसीज उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और जो भी टैक्स आपने निकाला है, टैक्स या इंटरेस्ट जो है वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सो वो एक्सेप्ट कर लेगा, टैक्स पेमेंट कर देगा, और प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म भी कर देगा कि भैया मैंने जो है पेमेंट कर दी है। इस केस में तो बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक एक्सप्लेनेशन देगा। he furnishes an explanation for the discrepancies to the proper officer regarding non acceptance of the discrepancies, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो अपना नॉन एक्सेप्टेंस जो है एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है प्रॉपर ऑफिसर को बताएगा,
ठीक है, और वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है, अब प्रॉपर ऑफिसर क्या एक्शन ले सकता है? पहला, अगर आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी है, अगर प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन इन दिस रिगार्ड, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेगा और ठीक है, यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब दूसरा केस कौन सा है? जहां पर आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है या तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये वाले केस में जब आपने एक्सप्लेनेशन दिया था और वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर आपने जो है डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट किया लेकिन पेमेंट नहीं किया टैक्स का, आपने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। सो ये दोनों ही केस में, इन केस ऑफ नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड और वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसीज फेल्स टू टेक करेक्टिव मेजर्स, मतलब करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, उस केस में क्या कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर? एनी ऑफ द फॉलोइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस जो है वो आप पर इन्वोक कर सकता है। अब कौन कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी है। सो प्रॉपर ऑफिसर क्या क्या कर सकता है? पहला, वो ऑडिट करवा सकता है अंडर सेक्शन 65 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। सो आपका ऑडिट करवा सकता है, या फिर डायरेक्शन दे सकता है टू कंडक्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66। ठीक है, 66 के अंदर आपका स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। और स्पेशल ऑडिट कौन करेगा? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट जो नॉमिनेट किया है कमिश्नर ने। ठीक है, तो सीए और सीएमए ही उसका ऑडिट कर सकते हैं, जो नॉमिनेटेड होंगे कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, तीसरा क्या कर सकता है? अंडरटेक प्रोसीजर्स ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 67, जो 67 के अंदर जो है इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर जो है लगा सकता है पर। या फिर लास्टली क्या कर सकता है? इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 73 और 74। सो सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजंस जो है वो आप पर इन्वोक कर सकता है। सो चार चीजें प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है। ठीक है, सो ये था सेक्शन 60। एक बार फिर से देख लेते क्या था इसमें। सबसे पहले सेक्शन नंबर 61। 61 क्या बात करता है? स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न। आपका रिटर्न जो है उसके करेक्टनेस चेक करने के लिए कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो है रिटर्न स्क्रूटिनी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट हुआ, प्रॉपर ऑफिसर ने जब स्क्रूटिनी किया और कोई डिस्क्रिपेंसी फाउंड आउट हुआ, तो वो क्या करेगा? नोटिस देगा रजिस्टर्ड पर्सन को और बोलेगा कि आप 30 दिन के अंदर अंदर जो है अपना जवाब दीजिए। ठीक है, अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है? या तो एक्सेप्ट कर लेगा डिस्क्रिपेंसीज को, ठीक है, और पे कर देगा टैक्स, या फिर दूसरे केस में वो एक्सप्लेनेशन देगा और नॉन एक्सेप्टेंस बता देगा। ठीक है, अब अगर उसका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी है तो प्रॉपर ऑफिसर कोई फर्दर एक्शन नहीं लेगा और बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसका एक्सप्लेनेशन जो है जो एक्सप्लेनेशन जो है वो नॉट सेटिस्फैक्टरी है, मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर उसने एक्सेप्ट किया डिस्क्रिपेंसी को लेकिन टैक्स का पेमेंट नहीं किया, करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? सेक्शन 65 के अंदर ऑडिट करवा सकता है, या फिर सेक्शन 66 के अंदर स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शंस दे सकता है, या फिर तीसरा सेक्शन 67 के अंदर इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर करवा सकता है, या फिर सेक्शन 73 एंड 74 के प्रोविजंस जो है इन्वोक कर सकता है। ठीक है, डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस प्रोसीडिंग्स इन्वोक कर सकता है। ठीक है, सो ये चार चीजें कर सकता है। यहाँ पर अपना सेक्शन 61 कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी तक हमने तीन सेक्शन देखे। सेक्शन 59 जो बात करता है सेल्फ असेसमेंट की, सेक्शन 60 जो बात करता है प्रोविजनल असेसमेंट की, और सेक्शन 61 जो बात करता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 62। सेक्शन 62 बात करता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। नॉन फाइलर जो रिटर्न, जो रजिस्टर्ड है पर्सन लेकिन रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे, तो उसका जो असेसमेंट है वो सेक्शन 62 के अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ कर क्या बोला है? जो भी नॉन फाइलर्स है उनका जो असेसमेंट है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, जिसने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है अंडर सेक्शन 39, जो मंथली और क्वार्टरली रिटर्न है, या फिर सेक्शन 45 के अंदर अपना फाइनल रिटर्न जो है उसने नहीं फिल किया। ठीक है, सो क्या किया? पहला क्या बोला कि उसने फेल्स टू फर्निश हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 45। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया? उसको नोटिस दिया। प्रॉपर ऑफिसर ने अंडर सेक्शन 46 जो है नोटिस दिया है रजिस्टर्ड पर्सन को कि भैया आप अपना रिटर्न भर दो, और टाइम पीरियड दिया कि विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आप अपना रिटर्न जो है 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए। और असेसी ने वो भी नहीं किया। ठीक है, ना अपने रिटर्न फाइल कर रहा है, ना नोटिस का कोई रिप्लाई दिया। इस केस में क्या करेगा प्रॉपर ऑफिसर? क्या करेगा? उसका जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। ठीक है,
और उसकी टैक्स लाइबिलिटी को असेस करेगा। अब इस केस में वो टैक्स लाइबिलिटी कैसे असेस करेगा, वो तो रिटर्न फाइल कर ही नहीं रहा है। तो मान लीजिए अगर उसने 3B रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका जीएसटीआर 1 का डेटा ले सकता है, उसका जीएसटीआर 2A या 2B का डेटा जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होता है उसके हिसाब से वो डेटा लेगा, या फिर कोई ई वे बिल का डिटेल देख सकता है, या फिर कोई इंस्पेक्शन करा कर वो अपना कोई भी डेटा जो है वो निकलवा सकता है। ठीक है, सो इन केसेस से वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, सारी डॉक्यूमेंट्स को गैदर करेगा, और उसके बाद जो है असेसी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो करेगा। ठीक है, अब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का टाइम लिमिट कितना है, ऑर्डर कब पास करेगा? सो क्या बोला है, द असेसमेंट ऑर्डर शेल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के अंदर अंदर जो है उसको असेसमेंट ऑर्डर जो है वो पास करना होगा। और ये 5 साल का टाइम लिमिट कब से है, जब से एनुअल रिटर्न फाइल किया। ठीक है, एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जब आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कोई भी मंथ में अगर डिफॉल्ट किया है, कोई डिफॉल्ट पीरियड है जो 23-24 के अंदर फॉल करता है। अब इसका फाइनल रिटर्न कब होगा, सो 31 दिसंबर ऑफ 2024। ठीक है, 31 दिसंबर को उसका एनुअल रिटर्न फाइल होगा। उसके बाद से 5 साल का टाइम लिमिट है, मतलब 31 दिसंबर 2029 तक का टाइम लिमिट है। 5 साल के अंदर अंदर जो है असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर जो है वो विड्रॉ हो सकता है कब, जब रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, एक वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है फॉर द डिफॉल्ट पीरियड विद इन पीरियड ऑफ 60 days। ठीक है, 60 दिन के अंदर जब भी असेसमेंट ऑर्डर पास किया उसके 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, एक वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है। ठीक है, तो उसका जो असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और लेट फी का जो है वो कैलकुलेशन चलता रहेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% लगेगा, और लेट फी कितना लगेगा, 100 पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5000। सो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी लगता रहेगा, लेकिन असेसमेंट ऑर्डर जो है वो विड्रॉ हो जाएगा अगर 60 डेज के अंदर अंदर जो है उसने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट दिया गया है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन 60 डेज के अंदर वैलिड रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, लेकिन फॉर अ फर्दर पीरियड उसको 60 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लिमिट दिया जाता है कि अगर नेक्स्ट 60 डेज के अंदर उसने अपना वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया है तो भी उसका जो असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल लेट फी पे करना पड़ेगा ऑफ ₹100 फॉर ईच डे ऑफ डिले बियॉन्ड 60 डेज। सो 60 डेज तक क्या लग रहा है, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से लेट फी लगी रहे, और इंटरेस्ट लग रहा है एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, 60 डेज के बाद अगर उसने जो है रिटर्न फाइल किया है फॉर नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर, तो उसका एडिशनल लेट फी लगेगा एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डे। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, 200 रुपीज ईच डे के हिसाब से लगेगा आफ्टर 60 डेज के लिए। ठीक है, सो ये था सेक्शन नंबर 62, नॉन असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये क्या दिया है, सेक्शन नंबर 63, अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, जो भी पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है उनका असेसमेंट होगा सेक्शन 63 के अंदर। सो इस केस में भी क्या होगा, असेसी जो है प्रॉपर ऑफिसर जो है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो लाइबल टू डू सो, मतलब लाइबल था रजिस्ट्रेशन के लिए बट उसने वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाया, उसने नहीं लिया। ठीक है, और सेकंड क्या बोला है, हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड, रजिस्ट्रेशन था लेकिन कैंसिल कर दिया। कैंसिल कौन सा सेक्शन में किया, सेक्शन 29 सबसेक्शन 2। ये अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर का जो है ये सेक्शन दिया हुआ है, उसमें केसेस दिए गए किस किस केसेस में आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जा सकता है। सेम कंडीशन से यहाँ पर लिखी है, 5 कंडीशन है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हो सकता है, जब कोई प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है। ठीक है, जीएसटी एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है, या फिर कोई कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और उसने अपना जो रिटर्न है वो बियॉन्ड 3 मंथ्स तक उसने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया, 3 महीने से ज्यादा हो गए कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है, या फिर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने अपना रिटर्न फर्निश नहीं किया फॉर सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। और प्रिस्क्राइब कितना किया है, अगर नॉर्मल कोई पर्सन है तो उसके लिए 6 मंथ्स तक अगर उसने अपना वैलिड रिटर्न फाइल नहीं किया, कोई मंथली रिटर्न फाइलर है और उसने अपना 6 महीने तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर कोई क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है और उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स तक उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद डी पॉइंट क्या दिया है, कोई भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन लिया वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। ठीक है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और उसने अपना बिजनेस जो है वो 6 महीने तक कमेंस ही नहीं किया, बिजनेस चालू ही नहीं किया, रजिस्ट्रेशन ले लिया
बट हैज नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 6 महीने तक बिजनेस चालू नहीं किया तो भी उसका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। और लास्ट में बोला है रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन जो लिया था वो ही गलत तरीके से लिया। ठीक है, सो कौन कौन सा कंडीशन देखे, 5 कंडीशन यहाँ पर दिए थे। ठीक है, पहला कौन सा बोला कि आपने जीएसटी एक्ट का कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है। दूसरा बोला कोई कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है जिसने अपना रिटर्न जो है बियॉन्ड 3 मंथ्स तक रिटर्न फाइल नहीं किया है। तीसरा बोला है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन कंपोजिशन पर्सन जिसने अपना रिटर्न जो है, अगर मंथली रिटर्न फाइलर है तो उसने 6 महीने तक अपने रिटर्न फाइल नहीं किए, या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है तो उसने 2 टैक्स पीरियड तक जो है अपने रिटर्न फाइल नहीं किए। उसके बाद बोला डी पॉइंट बोला कि कोई भी व्यक्ति ने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 और अब उसने अपना जो बिजनेस है 6 महीने तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। और लास्ट बोला है कि किसी ने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया था बट वो रजिस्ट्रेशन कैसे लिया था, फ्रॉड के थ्रू या विलफुल मिस स्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट से रजिस्ट्रेशन लिया था। सो इन पांचों ही केसेस में जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, सो असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन के अंदर क्या बोला है, कोई किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या फिर लिया लेकिन कैंसिल कर दिया गया तो उसका जो असेसमेंट है वो प्रॉपर ऑफिसर करेगा। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेड अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट फॉर द रिलेवेंट टैक्स पीरियड। ठीक है, सो उस केस में भी वो है जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। ठीक है, अब प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट करने से पहले क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा टैक्सेबल पर्सन को और उसमें बताएगा कि कौन से ग्राउंड्स है, कौन कौन से ग्राउंड्स के बेस पे जो है टैक्सेबल पर्सन का जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा रहा है। ठीक है, सो उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे और टैक्सेबल पर्सन को जो है 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, 15 days टू फर्निश हिज रिप्लाई। ठीक है, 15 दिन के अंदर उसको अपना रिप्लाई देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर जो है ऑर्डर पास कर देगा आफ्टर गिविंग द पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको सुनने का मौका मिलेगा, उसकी बात कहने का मौका मिलेगा, उसके बाद जो है असेसमेंट ऑर्डर जो है पास कर दिया जाएगा। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट है वही सेम 5 years, विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, जो भी जब भी एनुअल रिटर्न फाइल किया है उसके 5 साल के अंदर अंदर जो है ऑर्डर जो है पास कर देना है। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते क्या पढ़ा हमने सेक्शन 63 के अंदर, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड कौन सा है, या तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेने में फेल हो गए या फिर उनका रजिस्ट्रेशन था लेकिन कैंसिल हो गया, उस केस में जो है उनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है नोटिस इशू किया जाएगा। असेसमेंट करने से पहले एक टैक्सेबल पर्सन को नोटिस दिया जाएगा जिसमें ग्राउंड्स बताएंगे कि कौन से ग्राउंड्स पे जो है उसका असेसमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और टैक्सेबल पर्सन के पास 15 दिन का समय दिया जाएगा अपना रिप्लाई फर्निश करोगे। उसके बाद क्या होगा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और उसके बाद जो है असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। टाइम लिमिट क्या है असेसमेंट ऑर्डर पास करने की, 5 साल। 5 साल कब से देखना है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न से 5 साल के अंदर अंदर जो है रिटर्न जो ऑर्डर जो है पास हो जाना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर अपना सेक्शन नंबर 63 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 64। ये क्या बोलता है, समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। ठीक है, सो समरी असेसमेंट कब किया जा सकता है, जब प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि भैया जो टैक्सेबल पर्सन है उस पर टैक्स की लाइबिलिटी है लेकिन वो टैक्स पे नहीं करेगा या नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव है कि अगर हमने कोई ऑर्डर पास नहीं किया तो हमारा जो रेवेन्यू है वो खतरे में है। ठीक है, रेवेन्यू को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। सो क्या बोला, प्रॉपर ऑफिसर हैज sufficient grounds to believe that delay in passing an assessment order may adversely affect the interest of revenue। ठीक है, सो कौन कौन से दो केस हैं, या तो प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि टैक्सेबल पर्सन हैज incurred a liability to pay tax under this act and proper officer has sufficient ground to believe that delay in passing an assessment order may adversely affect the interest of the revenue। ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ है तो फिर प्रॉपर ऑफिसर विद प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर जो है एक समरी असेसमेंट ऑर्डर जो है वो पास करेगा। ठीक है, अब समरी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कब, अगर टैक्सेबल पर्सन जो है जब उसको ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, एक एप्लीकेशन फाइल करता है एडिशनल कमिश्नर को या जॉइंट कमिश्नर को फॉर विड्रॉवल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो फिर वो ऑर्डर जो है विड्रॉ किया जा सकता है। या फिर एसी और जेसी ऑन हिज ओन मोशन, जब उनको लगता है कि जो ऑर्डर पास किया है वो गलत है या फिर इस सेक्शन के अंदर ऑर्डर पास नहीं करना था और जो डिमांड और रिकवरी के जो प्रोविजंस है सेक्शन 63 सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजंस के अंदर जो है इसका असेसमेंट किया जाना चाहिए, तो उस केस में एसी और जैसी खुद भी जो है असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर हमने कहाँ कहाँ देखे, सेक्शन 62 के अंदर देखे थे जहां पर असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न में था।
उस केस में भी विड्रॉ होता है असेसमेंट ऑर्डर। अगर जो है टैक्सेबल पर्सन ने विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज एक वैलिड रिटर्न्स फाइल कर दी है तो असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा। और दूसरा हमने देखा है सेक्शन 64 के अंदर समरी असेसमेंट के अंदर कि जब भी ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा या तो ऑन एप्लीकेशन या फिर एसी और जेसीए जो है ऑन हिज ओन मोशन जो है विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या दिया है, डीम्ड टैक्सेबल पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, ठीक है, मान लीजिए कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, या फिर कोई गुड्स वेयर हाउस किए गए हैं, तो उस और इन केसेस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन का पता लगाना मुश्किल नहीं, मतलब मुश्किल है कि रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, वो पता नहीं लगा पा रहे हो, तो उस केस में जो भी उस गुड्स का पर्सन इंचार्ज होगा, persons in charge of such goods shall be deemed to be the taxable person। पर्सन इंचार्ज को ही डीम्ड टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और जो भी टैक्स का लाइबिलिटी है वो उस पर्सन का हो जाएगा, लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, सो जो भी पर्सन इंचार्ज होगा वही लाइबल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अपना सेक्शन नंबर 64 कंप्लीट होता है। अब असेसमेंट के जो 6 सेक्शन थे हमने सारे ही पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले सेक्शन 59 जो समरी सेल्फ असेसमेंट की बात करता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 60 जो प्रोविजनल असेसमेंट की बात करता है। उसके बाद सेक्शन 61 जो बात करता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। उसके बाद सेक्शन 62 जो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। उसके बाद सेक्शन 63 जो असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। और लास्टली हमने पढ़ा सेक्शन 64 जो समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस। ठीक है, सो 6 सेक्शन जो थे वो असेसमेंट के रिगार्डिंग बात करते थे। अब 2 सेक्शन दिए जो ऑडिट के रिगार्डिंग बात करते हैं, सेक्शन नंबर 65 और 66। ठीक है, सो सबसे पहले ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मींस एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, कोई भी रिटर्न्स फाइल किया उनका करेक्टनेस चेक करना, या फिर जो टर्नओवर शो किया है वो बराबर है कि नहीं है, रिटर्न्स बराबर फाइल हो रहे कि नहीं है, प्रोविजंस को बराबर से कंप्लाई कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है, सो इन सब की करेक्टनेस को चेक करना उसको बोलते हैं ऑडिट करना। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 65 जो बात करता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, सो टैक्स अथॉरिटी जब ऑडिट करवाती है तो वो सेक्शन 65 के अंदर कवर होता है। ठीक है, सो हु मे कंडक्ट द ऑडिट? ऑडिट कौन करवाएगा? ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन मे बी अंडरटेकन बाय, या तो कमिश्नर खुद ऑडिट करेगा या फिर कोई पर्सन को ऑथराइज करेगा, ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम बाय वे ऑफ जनरल और स्पेशल ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, सो या तो कमिश्नर खुद ऑडिट कर रहा है या फिर कोई से पर्सन को ऑथराइज कर रहा है कि आप मेरे बिहाफ पे ऑडिट कीजिए। ठीक है, अब ऑडिट कहाँ किया जाएगा? जो भी रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, या तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस पे या फिर उसका जो भी ऑफिस है वहां पर जो है ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। और ऑडिट डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सीधा आप ऑडिट करने पहुंच गए, ये कोई रेड नहीं है। ठीक है, ऑडिट हो रहा है। सो ऑडिट करने से पहले आपको 15 दिन पहले जो है रजिस्टर्ड पर्सन को एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके यहाँ पर जो है ऑडिट करने वाले हैं। ठीक है, सो द प्रॉपर ऑफिसर शैल गिव नोटिस नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ठीक है, सो ऑडिट करने से पहले 15 दिन पहले वो है नोटिस देगा ऑडिट का। ठीक है, अब टाइम लिमिट क्या है ऑडिट करने का? सो ऑडिट जो है कंप्लीट करना है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। जब ऑडिट कमेंस हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसका ये जो 3 मंथ्स का पीरियड है ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बाय द कमिश्नर। अगर कमिश्नर चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है 6 मंथ्स के लिए। सो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 3 + 6। ठीक है, सो 9 मंथ्स हो गया। सो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कितना है? 3 मंथ्स, और अगर एक्सटेंशन मिलता है तो 6 मंथ का मिल सकता है। ठीक है, अब कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या होता है? ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या होता है। सो जब द डेट ऑन विच रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स कॉल्ड फॉर बाय द ऑडिट अथॉरिटी आर मेड अवेलेबल टू देम। जब जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड जो है टैक्स अथॉरिटी को अवेलेबल कराए गए वो डेट, या फिर द एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर, जिस दिन से ऑडिट कंडक्ट किया। ठीक है, मान लीजिए आपके 10 तारीख को जो है टैक्स अथॉरिटी आ गई थी ऑडिट करने के लिए, और आपने जो है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो 13 तारीख को उनको दिया है, तो इस केस में कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का डेट क्या होगा? 13। ठीक है, अब मान लीजिए आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 10 को ही दे दिए लेकिन टैक्स अथॉरिटी 13 को आया है, तो उस केस में भी कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का डेट क्या होगा? 13 ही माना जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या बोला है? विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो भी लेटर होगा वही कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का डेट माना जाएगा। ठीक है, और उस डेट से जो है 3 महीने के अंदर अंदर जो है ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा, और एक्सटेंशन मिल सकता है कितना? फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, अब ऑडिट कैसे किया जाएगा? सिंपल, जो आप ऑडिट सब्जेक्ट में पढ़ते हो वैसे का वैसे ही, कि वेरीफाई करेंगे कुछ रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे जिस हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं या रिटर्न्स फाइल किए जा रहे हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। या फिर करेक्टनेस देखेंगे टर्नओवर का,
कि टर्नओवर बराबर कैलकुलेट किया कि नहीं किया, एग्जामिशंस बराबर से लिए हैं, डिडक्शन क्लेम, द रेट ऑफ टैक्स अप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, क्या रेट लगा रखा है, वो रेट बराबर है कि नहीं है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर से अवेल किया है कि नहीं किया है, रिफंड कहीं गलत तो नहीं लिया है। सो ये सारी चीजें जो है ऑडिट के अंदर देखी जाएगी। ठीक है। अब ऑडिट करने के बाद क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर जो है इन्फॉर्म करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज फाउंड, उसको ऑडिट के दौरान जो भी डिस्क्रिपेंसीज मिली है वो इन्फॉर्म करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, और उसके जो है उस पर रिप्लाई भी लेगा कि आपका क्या कहना है इन फाइंडिंग्स के बारे में। ठीक है, और उसके रिप्लाई को सुनने के बाद ही जो है वो अपने फाइंडिंग्स को फाइनलाइज करेगा। ठीक है, सो ऑन फाइनलाइजेशन वो ऑडिट कंक्लूड करने के बाद क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर जो है 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज जो है रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी फाइनलाइज जो भी उसकी फाइंडिंग्स रहेगी वो रजिस्टर पर्सन को बताएगा, और साथ में रीजंस भी बताएगा, रीजंस फॉर सच फाइंडिंग्स भी उसको बताएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉपर ऑफिसर जो है उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन भी बताएगा अगेंस्ट सच ऑब्जर्वेशन, जो भी उसको ऑब्जर्वेशन मिले हैं उसके रिगार्डिंग उसके क्या राइट्स बनते हैं या ऑब्लिगेशन बनते हैं वो भी उसको बताएगा। ठीक है, अब ऑडिट का रिजल्ट अगर ऐसा होता है कि टैक्स जो है गलत पे किया है या कम पे किया है, ठीक है, या फिर इरोनियसली रिफंड लिया गया है, या फिर आईटीसी जो है गलत क्लेम किया है या यूटिलाइज किया गया है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, सेक्शन 73 और 74 के अंदर जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है डिमांड एंड रिकवरी की। ठीक है, सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 65। सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट। अब स्पेशल ऑडिट कब करवाया जाता है, जब कोई भी प्रोसीडिंग्स के दौरान, कोई भी स्क्रूटिनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या कोई अदर प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई भी ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, किसी भी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर, जो वैल्यू डिक्लेयर किया है वो करेक्ट नहीं है, या फिर जो क्रेडिट लिया है, आईटीसी जो लिया है इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट। ठीक है, सो इन दो केसेस में या तो वैल्यू अगर करेक्ट नहीं लग रहा है, या फिर आईटीसी जो है गलत क्लेम किया है या रॉन्गली अवेल किया है, उस केस में जो है कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर जो है स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शंस इशू कर सकता है, और डायरेक्शन इशू करेगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। अब कमिश्नर का अप्रूवल लेने के बाद जो है वो डायरेक्शन इशू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को कि आपका जो है स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा। और स्पेशल ऑडिट कौन करेगा, कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको नॉमिनेट किया है कमिश्नर ने। ठीक है, सो कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ही स्पेशल ऑडिट कर सकता है। ठीक है, और ऑडिट जो है विल बी कंडक्टेड इवन इफ अकाउंट्स हैव ऑलरेडी बीन ऑडिटेड, चाहे इस एक्ट के अंदर हुए हो या किसी और एक्ट के अंदर अगर ऑडिट हो चुका है तो भी जो है सेक्शन 66 के अंदर ऑडिट करवाया जा सकता है। ठीक है, और कौन करेगा, सी और सीए में जो भी नॉमिनेट किया है कमिश्नर ने। ठीक है, अब टाइम लिमिट क्या है ऑडिट कंप्लीट करने का, सो विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज के अंदर अंदर जो है सीए और सीएमए को अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा असिस्टेंट कमिश्नर के पास। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर को वो जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एक्सटेंशन मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है, तो सेक्शन 65 के अंदर हमने देखा था टाइम लिमिट 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। ठीक है, और सेक्शन 66 के अंदर क्या दिया, 90 डेज प्लस 90 डेज। और एक्सटेंशन कब मिलेगा, या तो एप्लीकेशन किया जाता है किसके द्वारा, या तो रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जो ऑडिट कर रहे हैं वो एप्लीकेशन करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को फॉर एक्सटेंशन, या फिर कोई मटीरियल और सफिशिएंट रीजन है, तो इन दोनों ही केस में जो है एक्सटेंशन मिल जाएगा फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है, अब ऑडिट जो किया है उसका खर्चा कौन बियर करेगा, सो सीए और सीएमए जो ऑडिट कर रहे हैं उनको नॉमिनेट कौन कर रहा है, कमिश्नर कर रहा है, तो खर्चा भी कौन उठाएगा, कमिश्नर ही उठाएगा। ठीक है, सो जो एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट हो गए, एग्जामिनेशन और ऑडिट के हो गए, या फिर जो इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन, सीए और सीएमए जो काम कर रहे हैं ऑडिट कर रहे हैं उसका जो उनका सैलरी जो होगा वो भी इंक्लूड होगा इस खर्चे में। ठीक है, सो उसका पेमेंट कौन करेगा, पेड बाय द कमिश्नर। ठीक है, एंड सच डिटरमिनेशन शैल बी फाइनल। ठीक है, वो डिटरमिनेशन फाइनल रहेगा। उसके बाद अब ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट जब भी बनाया जाएगा तो उसमें जो है रजिस्टर्ड पर्सन को भी सुना जाएगा, सो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको दिया जाएगा। ठीक है, और ऑन कंक्लूजन ऑफ स्पेशल ऑडिट, जब स्पेशल ऑडिट पूरा हो जाएगा तो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे फाइंडिंग्स में, जो भी फाइंडिंग्स उनका रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर स्पेशल ऑडिट के बाद ऐसा लगता है कि टैक्स जो है वो नहीं पे किया है, या फिर शॉर्ट पे किया है, या फिर इरोनियसली रिफंड लिए गए हैं, या फिर आईटीसी जो है गलत अवेल किया है या यूटिलाइज किया है, तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 73 और 74 जो डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस है वो इन्वोक कर दिए जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड रिकवरी विल बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 73 और 74। ठीक है, सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 66। हमने ऑडिट के अंदर दो सेक्शंस देखे, कौन से, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी सेक्शन 65 के अंदर, और ऑडिट बाय सॉरी स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है असेसमेंट एंड ऑडिट ये कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।